टू स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट बिफोर 6 months ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन। आपको प्रीलिम एग्ज़ाम के 6 महीने पहले कम से कम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। कोई बोलता है कि मैं 1-2 दिन में या 1 महीने में प्रिपरेशन कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको प्रिपरेशन पहले से करनी ही पड़ेगी। नोटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन यूजुअली कम इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च में इसका नोटिफिकेशन आता है और आपको फॉर्म वगैरह भरना होता है। और प्रीलिम एग्जामिनेशन मई या जून में होती है, यूजुअली जून में होती है। तो आपको मतलब मिनिमम दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब मेन एग्जामिनेशन आती है अक्टूबर में, तो आपके पास मई जून से अक्टूबर तक का टाइम है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। बट आपको प्रिपरेशन जब प्रीलिम की स्टार्ट करते हो तभी साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो मार्च में होता है, तो आपको उस बीच टाइम में मॉक इंटरव्यू वगैरह देना होता है और इस तरह से पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन करना होता है। हमें ये देखेंगे बाद में कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अलग एक वीडियो में। सो प्रोसेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम टेक्स एटलीस्ट 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल तो लेता ही है। तो आपको 1.5 साल का टाइम देना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो ही आप क्लियर कर सकते हो। मतलब वेरी लॉन्ग प्रोसेस है। आपको आपके कैरियर के जो गोल्डन टाइम है उसमें से ये टाइम निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नो गारंटी, मतलब नो वन कैन गारंटी यू टू 100% टू क्लियर द एग्ज़ाम। कोई भी क्लासेस, कोई भी आदमी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि आप ये एग्ज़ाम 100% क्लियर करेंगे ही। ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। और इफ़ यू फेल टू क्लियर द एग्ज़ाम दैट यू वेस्ट योर वेरी प्रेशियस टाइम टू सेटल योर कैरियर। मैंने बताया जैसे कि मतलब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो वो आप ग्रेजुएशन के बाद के टाइम में यूजुअली करते हो, तो आपको वो बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपका वही टाइम होता है जब आपको कैरियर सेट करने की होती है वगैरह। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, तो आपको वो ये मान के चलना पड़ता है कि ये टाइम वेस्ट हो सकता है एंड वेस्ट लॉट ऑफ मनी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पैसे भी वेस्ट हो गए अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो। पर हमें ऐसा ही सोच के चलना है कि हम क्लियर कर ही देंगे। पर ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है। अब हम आगे देखते हैं डिफ़िकल्टी फॉर रीजनल लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश या हिंदी के सिवाय और कोई लैंग्वेज में दे रहे हो, जैसे कि गुजराती लोग गुजराती में देते हैं, तेलुगु वगैरह पीपल अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है ये हम देखते हैं। नॉट मच स्टडी मटेरियल अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज फॉर प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम। फैक्ट बात है कि आपको अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो और रीजनल लैंग्वेज में देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो आपको या तो इंग्लिश या हिंदी में ही मटेरियल सबसे ज़्यादा मिलेगा और उसी मटेरियल से आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको रीजनल लैंग्वेज में उतना सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी एक डिफ़िकल्टी है। दूसरा है नॉट मैनी कोचिंग और गाइडेंस इज़ अवेलेबल फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मतलब आप जो रीजनल लैंग्वेज में देना चाहते हो, मतलब आप अपने एरिया में रह के प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ पे सब ज़्यादा कोचिंग क्लासेस और गाइडेंस अवेलेबल नहीं होगा, तो ये भी एक डिफ़िकल्टीज है। और हर कोई जा नहीं सकता है दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस फॉर यूपीएससी एग्जाम इन लोकल सोसाइटी। मतलब लोकल सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम देनी चाहिए। अब तो टाइम टू टाइम ये बढ़ रहा है, पर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता यूपीएससी क्या है, और सब यही बोलेंगे कि क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है वगैरह। पर आपको उसके लिए डिटरमाइन रहना है इस एग्ज़ाम के लिए, और किसी की सुननी नहीं है, इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब देखते हैं, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप कोचिंग के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो देखते हैं डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग कोचिंग इन दिल्ली। सबसे पहले है वेरी कॉस्टली। क्यों, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि दिल्ली प्रिपरेशन करना बहुत कॉस्टली और
हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि इट ऑलमोस्ट टेक 1 to 1.2 लाख फॉर कोचिंग फीस। आपका सब प्रीलिम के कोचिंग के लिए, जीएस मेन की कोचिंग के लिए, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए मिला के कुल मिला के एक से 1,20,000 जितनी फीस होती है। 20-25 हज़ार कुछ क्लासेस में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, फिर वो क्लासेस के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है 7 to 12,000 पर मंथ फॉर योर एक्सपेंस डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग 4 to 5,000 रेंट पर मंथ। वहाँ पे दिल्ली में रेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपका एक्सपेंस जो आप लोकल एरिया में आप जहाँ पे अभी रहते हो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेंट है, तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। मेरा एक्सपेंस तकरीबन 11-12 हज़ार हो रहा था वहाँ पे। आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से लाइफस्टाइल से जीते हो, किस तरह का कमरा चूज़ करते हो। पर वहाँ पे एवरेज 4 से 5 हज़ार रेंट है, और बाकी का और कुछ खर्चा आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप कमरा लेके रहते हो तो वो लोग बहुत सारे पैसे लेते हो इलेक्ट्रिसिटी के एक्स्ट्रा। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतना एक्सपेंस आएगा आपको। अगर जाना चाहते हो तो ये एक्सपेंस रखना चाहिए, क्योंकि मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि इतना होगा। दूसरा है 20,000 रुपये स्टडी मटेरियल पर ईयर। हर साल आपको 20,000 रुपये का स्टडी मटेरियल होगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं आज बाद में दिखाऊंगा किस तरह से, और एक वीडियो में कि किस तरह से स्टडी मटेरियल खरीदना चाहिए और उसका क्या क्या एक्सपेंस है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू टेक कोचिंग इन दिल्ली यू हैव टू प्रिपेयर टू स्पेंड 2.5 to 3 लाख पर ईयर। मतलब कुल मिला के 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा करने की आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप दिल्ली में कोचिंग करना चाहते हो तो मतलब ये वेरी कॉस्टली है। दूसरा है प्रॉब्लम इन सिलेक्टिंग रूम्स। मतलब मैं ये श्योरली कहता हूँ कि आपको कमरा सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि मैंने हर एक को नया गया है उसको देखा है, उसको प्रॉब्लम होती ही है। आप पहले तो किसी को जानते हैं और उसके कमरे में रहना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर आप किसी को नहीं जानते हैं और अगर जानते भी और उसके कमरे में जगह नहीं हो तो आपको और कोई कमरा सिलेक्ट करना है तो आपको ब्रोकर वगैरह को मिलना पड़ेगा, उनके साथ घूमना पड़ेगा। ब्रोकर अच्छे कमरे नहीं दिखाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा। आप जैसी लाइफस्टाइल से आपके वहाँ रहते हो और दिल्ली की लाइफस्टाइल में आपको वो लाइफस्टाइल मिल ही नहीं पाएगी, उस तरह का कमरा मिलेगा ही नहीं, तो आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो आपको ये प्रॉब्लम भी बहुत आएगा। दूसरा है फूड। अगर आप और कोई स्टेट से है तो आपको दिल्ली का फूड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, खास करके आप जहाँ पे प्रिपरेशन करते हो, मतलब मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पे फूड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो आपको थोड़ा बहुत उसको मान के चलना पड़ेगा और फूड को थोड़ा बहुत आपको समझ लीजिएगा, ये फूड के लिए आपको एक्सेप्ट कर देना पड़ेगा उस फूड को। तो आपको जैसा आपके घर पे भी फूड मिलता है ऐसा फूड तो नहीं मिलेगा। दूसरा है होम सिकनेस। ऑलवेज आप अपने घर वालों से दूर रहते हैं तो होम सिकनेस भी आएगी, तो आपको जब दिल्ली में कोचिंग करते हैं तो ये सब डिफ़िकल्टी आएगी। अब हम आगे देखते हैं कैरियर ऑन होल्ड। मतलब आपकी कैरियर होल्ड पे हो जाएगी जब तक आप प्रिपरेशन करते रहो। मतलब यू हैव टू पुट योर कैरियर ऑन होल्ड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद अगर दिल्ली गए प्रिपरेशन के या आपके यहाँ पे कर रहे हो तो आपको पूरा टाइम तो देना पड़ेगा। तो उस टाइम में आपने अपनी कैरियर को होल्ड करने, क्योंकि आप लोग करते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन पर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो आपको अपनी कैरियर को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा और ये प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर एट द सेम टाइम योर फ्रेंड और बैचमेट गेटिंग जॉब्स और प्रमोशन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तब आपके दोस्त लोग को प्रमोशन मिल रहे होंगे, ज़्यादा पगार मिल रहा होगा, उनको वो अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, तो आप बार बार यही सोचे कि मैंने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये वगैरह वगैरह। तो आपको ये भी डिफ़िकल्टी मान लेनी पड़ेगी कि आपको ये कैरियर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो कैरियर को होल्ड पर रखना पड़ेगा और आपको
वो लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बाद में एंजॉय करने को मिलेगा। तो मतलब ये एक डिफिकल्टी है। सम फ्रेंड्स आर डूइंग जॉब एंड सम आर बिजनेस एंड दे आर इंडिपेंडेंट, बट स्टिल यू आर रिलाइंग ऑन योर पेरेंट्स। मतलब सही बात है, आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप कैसे, आपकी इनकम कैसे होगी, तो आपको आपके पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो लोग तो अपनी जॉब्स कर रहे होगे तो वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, मतलब आपकी कैरियर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब एक तरह से होल्ड पे हो जाएगा, ठीक है। बट IAS, I can guarantee that all this difficulty worth for IAS। मैंने ये सब डिफिकल्टी दिखाई है, बट मैं गारंटी देता हूँ कि IAS के लिए ये सब डिफिकल्टी को सफ़र करना बनता है और की जा सकती है, क्योंकि अगर आप पास हो गए तो बस क्या बोलना है IAS के बारे में, तो ठीक है। तो मैंने ये वीडियो खास तौर पे इसलिए बनाया है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आनी है, और आप उसके लिए पूरे प्रिपेयर हो जाओ और उसको, वो डिफ़िकल्टी को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सको, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है ये डिफ़िकल्टीज का? आपको हार्ड वर्क करना है, वो तो सही बात है। प्रिपरेशन, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। नेवर डाउट ऑन योर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी पे कभी भी डाउट नहीं करो कि मैं पास कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे